हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखो आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फॉर एनडी एग्जामिनेशन। तो आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग वर्बली सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली सॉल्व करें, जिससे समय बचा पाओ और उनको पिछाड़ पाओ। सेशन 1 में भी मैंने यही किया था, सेशन 2 में भी आज कर रहे हैं, सेशन 3 में अभी आगे करते रहेंगे। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस। तो ये कुल मिलाकर के -√6, -√5, -√4, -1, 1/4, √5, √6। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू √σ(xi² डिवाइडेड बाई n - x बार होल स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर का सम करोगे तो ये क्वांटिटी जो यहाँ पर क्या है स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, 5 4 करके वही रिपीट हो रहा है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, नेगेटिव लेकर पॉजिटिव। तो साफ साफ जाहिर है 6 5 स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 6 5 11 4 14 15 1 16। ठीक है, कुल मिलाकर के देखो 6 5 11 11 4 15 15 1 16 16 ये हुआ और 16 पॉजिटिव वाला है, तो है ना, निगेटिव भी पॉजिटिव हो गया। तो 16 16 32 32 डिवाइडेड बाई 8 4 का स्क्वायर लोगे तो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मीन ये 0 है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो अलजेब्रिक सम यहाँ पर 0 हो गया, तो मीन तो 0 हो गया। तो आपका सिग्मा xi² डिवाइडेड बाई 8 का अंडर रूट ले लोगे तो 8 4 के स्क्वायर रूट यहाँ पर 2 विल बी आंसर। तो ये आप वर्बली कर पाओगे कैसे, जिससे हम आपको समझाएंगे। देखो सिग्मा इक्वल टू, जो पहले तो फार्मूला पता होगा, सिग्मा xi² डिवाइडेड बाई n माइनस नंबर या मीन का होल स्क्वायर, है ना। अब मीन यहाँ पर तो ये सबको पता है मीन क्या फार्मूला होता है, x बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n। तो सारा अलजेब्रिक सम करोगे जो उतना पॉजिटिव है नेगेटिव 0 बाई 8 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया। अब इसका स्क्वायर का सम करोगे 6 + 5 + 4 + 1 + 1 + 4 प्लस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने ऐड किया, 16 आया, 5 6 5 11 4 15 15 1 16 16 और फिर 16 16 16 32 32 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर ये ही मन में कर लिया था 32 डिवाइडेड बाई 8, ये तो 0 है, 0 का स्क्वायर नी नॉट टू राइट। तो यहाँ कुल मिला करके 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यही मैंने कर लिया। तो बताओ अब ये वर्बली कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? मीन निकालना वर्बली हो रहा है और स्क्वायर करके सम करो ये भी वर्बली हो रहा है। नंबर जैसे पता ही है, डिवाइड करोगे आ गया 0 हो गया। तो आपका 32 डिवाइडेड बाई 8 4 4 के स्क्वायर रूट 2। तो ये आराम से किया जा सकता है, बशर्ते आपको फार्मूला पता हो। ये तो आपको थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला पता ही होगा, तभी वर्बली कर पाओगे, है ना। तो हम लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चन करेंगे, वर्बली देखते हैं। कह रहा है इफ xi इक्वल टू 20 एंड xi सिग्मा xi इक्वल टू 200 एंड n इक्वल टू 10 फॉर एन ऑब्जर्व वेरिएबल x, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 होता है। तो मीन तो आपको वर्बली पता है, सिग्मा xi डिवाइडेड बाय 10 मीन तो हो गया 2, और यहाँ पर ये भी वर्बली हो जाएगा सिग्मा xi²। अभी फार्मूला पिछले क्वेश्चन में लिखे थे 200 डिवाइडेड बाई 10 20 हो गया। 20 में से मीन घटाओ का स्क्वायर घटाओगे 4 तो अंडर रूट 16 16 का स्क्वायर रूट 4 तो 4/2 इंटू 100 200 आंसर। यहाँ पर देखिएगा कैसे मैंने किया भी समझो। यहाँ पर ये तो पता ही है मीन इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2 सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n 2 हो गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा xi² 200 अभी लिखा था फार्मूला डिवाइडेड बाई नॉर्मलाइजेशन 10 और -2 का होल स्क्वायर मीन का स्क्वायर होता है। तो ये जब 20 में से 4 जाएगा 16 16 के स्क्वायर रूट 4 आया। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है 4, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन लिख दें फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई x बार इंटू 100। ये तो फार्मूला पता होगा। तो ये क्या वर्बली नहीं करते हो, 4/2 इंटू 100 दैट विल बी 200। दिस व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। कौन सी बड़ी बात है, मीन निकालना वर्बली, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना। सिग्मा ऐसा 200 डिवाइडेड बाई 10 20 आया और माइनस मीन का स्क्वायर। तो 20 में से यहाँ पर 4 जाएगा 16 16 के स्क्वायर रूट 4। अब 4/2 इंटू 100 फार्मूला पता ही होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मीन इंटू 100 इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो कितना आसान है, जो कि वर्बल हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमको फार्मूला पता है। नेक्स्ट बात करेंगे द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 40, है ना। तो 100 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन 40 है, यानी सम ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 4000 100 इंटू 40। लेटर इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 53 वॉज रॉन्गली रेटेड एज 83। 50 जगह पर 83 लिख दिया गया, यानी ज़्यादा लिख दिया गया। तो व्हाट इज द करेक्ट अर्थमेटिक मीन, तो मीन तो भाई कम हो जाएगा।
तो यहाँ 50 का अंतर कर 30 का अंतर कर दिया, तो 53 के बजाय को 83 ले लिया गया, तो 30 बढ़ा के लिख दिया गया, तो 30 घटाना पड़ेगा। तो 30 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, 0.3 हम मीन में 40 में घटा देंगे तो 39.7 मिल जाए। सर साफ साफ जाहिर है ना। हमने क्या किया, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होता है तो बेसिक पढ़ाओगे कि और इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग 100 ऑब्जर्वेशन इंटू 40, ये सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। उसमें कह रहा कि होना था 53 लेकिन 83, तो 83 हम लोग यहाँ घटा दिया और प्लस 53 जोड़ दिया, तो यानी कुल मिलाकर के 30 इसमें कम पड़ गया और डिवाइड नंबर ऑफ सेंसों। तो यहाँ पर वही है कि 4000 माइनस यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 100, तो यही चीज़ हम लोग क्या किए थे, इसी में 40 में से 0.3 घटा दिए थे, है ना। तो जो अंतर आ रहा 30 मार्क्स का नंबर ऑफ जनरेशन से डिवाइड करो, इतना उसका जो है मीन में अंतर पड़ेगा। तो मीन कम हो रहा है क्योंकि हम लोग बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, छोटी वैल्यू जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल होना था 53, लिख दिया गया 83, तो करेक्ट मीन निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या है, जो 30 नंबर बढ़ा के ले गया तो 30 नंबर कम करना पड़ेगा। तो 30 को 100 से डिवाइड करोगे 0.3 मीन कम हो जाएगा, 0.3, तो 40 में 0.3 घटाओगे तो ये मैंने वर्बली कर दिया, क्योंकि जब स्टेप लिखोगे तो फालतू समय पर बात होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, लेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू रिप्रेजेंट द प्राइसेस एंड कम्युनिटी इन द कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली। इट इज गिवन दैट x बार इक्वल टू 65, x y बार इक्वल टू दिस, और स्टैंडर्ड सन x सीरीज इतना है, स्टैंडर्ड सन ऑफ y सीरीज यहाँ पर y होगा, y सीरीज दिस वन, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x? तो रिग्रेशन लाइन लिखना है y ऑन x, तो सबको पता है, ये तो बेसिक पता होगा ना, y ऑन x का होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x इंटू x माइनस x बार, है ना। तो y ऑन x इक्वल टू वाई में हो जाएगा, x ऑन y तो x इक्वल टू होता है, तो पता होगा। तो ये चीज़ पता ही है, अब सारी इन्फॉर्मेशन तो दी है, डाल दो आंसर हो गया, तो है ना। तो y माइनस वाई बार कितना है 67 इज इक्वल टू r का मतलब 0.8 हो गया, और सिग्मा y का मतलब 3.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू एक्स माइनस 65। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे डेसिमल कैंसिल हो गया, 7/5, 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करोगे तो इसका 1.12 आ जाएगा करीब, हाँ। तो यहाँ पर y इट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.12x, और माइनस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 1/5 से घटाएंगे तो ये सब 5.8 आएगा, 5.8 आएगा इस केस में। तो दिस विल द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये वर्बली नहीं। यही एक क्वेश्चन भी मिला जहाँ पर ये सब वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई करना, वर्बली नहीं कर पाओगे, तो इसको एक्चुअल करना है। बाकी ये तो आपको रिक्शा लाइन y ऑन x का फार्मूला होता है, पता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, डाल दिया, और बस सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें पेन का यूज़ करिए, है ना। किसी किस्म करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर में तो नहीं करना पड़ेगा, आप खुद देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, इन द हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ द रीजन एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू दैट। तो हिस्टोग्राम में जो होता बार जो डायग्राम बनता है तो उसमें एरिया तो हाइट पे डिपेंड करेगा, हाइट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एनीवे कह रहा है कि क्लास मार्क ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास, क्लास मार्क तो मिड ऑफ द क्लास, उससे तो हाइट पता नहीं होता है ना, तो ये तो नहीं चलेगा। द क्लास साइज बराबर ही होता है हर एक इंटरवल का, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास यस फ्रिक्वेंसी फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोर फ्रिक्वेंसी मोर एरिया, तो एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर विड्थ तो बार का सेम रहेगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हाइट ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, तो इस पर डिपेंड करेगा। बाकी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उस पर करेगा नहीं, तो ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, इसलिए वर्बल हो गया। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या है, द नंबर ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट वर्किंग इन ए कंपनी आर 30, 70 and 50 respectively. If these figures are represented by a pie chart, then what is the angle? yes नहीं होगा, what is the angle corresponding to the science graduate? तो साइंस ग्रेजुएट का एंगल चाहिए, तो 30 डिवाइडेड बाई टोटल 30 प्लस 70 और प्लस 50, 150 150, तो 30 बटे 150 इंटू 360, 1/15 तो 360, 72 डिग्री। दिस विल द आंसर। कितना आसान है, पाई चार्ट में करोगे तो 30 साइंस के हो गए, और 30 प्लस टोटल 70, 800 प्लस कॉमर्स 50 इंटू 360, पूरा जो एंगल 2 पाई वो इसी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जिसका उसका वैल्यू है। तो यहाँ पर करोगे 30 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 360, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, ये तो सब पता ही है
कि यहाँ पर ये मान लो 30 ले लिया है ना, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, तो टोटल तो एंगल 360 होता है। तो ये पूरे का कितना पार्ट हो गया, तो 30 डिवाइडेड बाई टोटल 150, और पूरा जो एंगल भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा 360, तो है ना। तो 1/5 ऑफ 360 72। यही मैंने वर्बली किया। जो पूछा जाएगा साइंस का पूछा गया, अगर मान लो आर्ट्स का पूछा जाता तो 70 डिवाइडेड बाई 150 होता है, कॉमर्स का तो 50 डिवाइडेड 150 इंटू 360, पूरे एंगल को एक राउंड को हम लोग 360 को डिवाइड कर देंगे उसी प्रोपोर्शन में जितना उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 360। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता? 30 डिवाइडेड बाई 150 यानी 1/5 इंटू ऑफ 360 आराम से कर सकते हो। सर्किल डायग्राम पाई चार्ट तो आपके ही हो गए छोटे क्लास में 9th-10th में भी। अगला क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस इज 15। ये जो इंडिविजुअल सीरीज इसका मोड क्या है, यहाँ पर 15 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अगर मोड 15 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? मोड होता क्या है? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो देखो 10 यहाँ पर आया है 2 बार, 12 यहाँ पर आया है 2 बार, 13 यहाँ आया है 2 बार, 15 भी 2 बार आया है, और यहाँ पर एक अननोन है। तो मोड अगर 15 है तो इसको भी 15 ही होना पड़ेगा, तभी तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार हो जाएगा। अगर मोड 15 है तो वो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा आना पड़ेगा, बाकी तो 2-2 बार आए। तो 15 अगर मोड है तो ये ऑब्जर्वेशन 15 होगा, तभी तो 3 बार हो जाएगा, तभी तो मोड कैटेगरी में आएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ये तो प्रॉपर्टी है, इसके सेशन 1 में भी ऐसा क्वेश्चन था कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। तो ये आपको याद रखिएगा, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बाकी कोई जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी सीधा पता है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर m इज द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, x1 माइनस के, x2 माइनस के, x3 माइनस so on, k is any real number, then what is the mean of this? तो यहाँ पर k जोड़ दोगे तो मीन विल आल्सो इंक्रीज बाय k। सबको पता है प्रॉपर्टी होती है, अगर कुछ ऑब्जर्वेशन हैं उनका मीन मान लो m है, और हर ऑब्जर्वेशन में हम k जोड़ेंगे तो मीन विल आल्सो भी इंक्रीज बाय k, घटाएंगे तो मीन विल आल्सो डिक्रीज बाय k, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मीन भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जब k जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। तो मीन इसका m है तो k जोड़ने पर ही आ रहा, तो मीन में भी जुड़ जाए, मीन विल आल्सो भी इंक्रीज बाय k। घटाते तो क्या होता है? घट जाता है। तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसलिए वर्बल हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन और कैलकुलेशन भी होगा तो भी आसानी होगा। व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज दिस फ्रॉम देयर मीन? तो सम ऑफ द डेविएशन, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन 0 होता है फ्रॉम द मीन रिस्पेक्ट टू द मीन फ्रॉम देयर मीन, तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस आंसर प्रॉपर्टी पर हो गया। नहीं तो इनका हम सबको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जैसन से डिवाइड करेंगे, सम करेंगे, 73 प्लस 85 प्लस सारा का सम करने के बाद डिवाइड करेंगे 5, मीन आएगा, मीन से उनको डिविएशन का सम करेंगे तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन विद रिस्पेक्ट टू मीन इज ऑलवेज 0। तो हम यहीं पे कर लेंगे, कैलकुलेशन करके भी करोगे 0 आएगा, तो क्यों फालतू में करेंगे? तो ये पूछा जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी है ना। जो बच्चों को प्रॉपर्टी अब नहीं पता है, कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे, कैलकुलेशन करके फिर 0 आएगा तो फाइनली हम समय बर्बाद होगा। तो हम लोग करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। If the mean of the frequency distribution is 100, the coefficient of variation is 45%, then what is the value of variance? है ना, what is the value of variance? तो coefficient of variation होता है 45 इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मीन 100 है इंटू 100 कंसिडर किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 45, तो वेरिएंस इक्वल टू 45 स्क्वायर, यानी दिस विल द आंसर। पर फार्मूला पता होगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। ये फार्मूला तो पता ही होगा, है ना। यही मैंने मन में किया, ये दिया आपका 45%, 45 दिया है, ये आपको निकालना है, ये 100 दिया है, और ये भी इंटू 100 फार्मूला का होता है, मीन 100 दिया है, कैंसिल हो जाएगा, ये आया। तो आपका वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो 45 का स्क्वायर का मतलब 2025, है ना। ये तो होगा नहीं, पता स्क्वायर होगा नहीं, वो होगा, इसे भी कर ले सकते हो। तो कुल मिला करके यहाँ पर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो कौन सा इसमें बड़ा काम था? कोएफिशिएंट वेरिएशन 45 पढ़ने, 45 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन 100 इंटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया, वेरिएंस आ गया, मन में कर लिया। फार्मूला पता है तो वर्बल हो रहा है। हम लोग बात करते हैं इसका, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स डू द मीन, मीडियन एंड मोड हैव द सेम वैल्यू? तो मीन, मीडियन, मोड अगर सेम वैल्यू रखेगा
तो यहाँ पर देखिएगा इनका बात करेंगे तो मीन मीडियन तो सेम है, लेकिन आई एम सॉरी मोड सेम है 12 है और मीडियन भी 12 है, लेकिन मीन गलत है क्योंकि यहाँ 24 कर दिया, 12 होता तो चल जाता, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि इनका सम करोगे तो 12 नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर करोगे इसका मीडियन तो 18 हो जाएगा, मिडिल का है, मोड भी 18 हो गया, 3 बार आया, और मीन अगर करेंगे 6 और 30 36 डिवाइडेड बाई 2 18, तो दिस द आंसर, है ना। जितना यहाँ पर कम है 18 में उतना वहाँ ज़्यादा है, तो सब 18 18 12 हो जाएगा, दोनों से सम करके जो डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मिला करके 18 हो गया। और ये तो पता ही है कि मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट बार आया हो ऑब्जर्वेशन 18, मीडियन क्या होता है, मिडिल का वैल्यू होती है, इसके इधर आधे डेटा उधर आधे डेटा, वो भी 18 है। और यहाँ पर मीन जो है सम ऑब्जर्वेशन ये तो 18 है, बाकी रिमेनिंग दो का भी 18 आ गया, तो सारे का 18 रहेगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आगे सब गलत होंगे, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 75, द 2 ऑब्जर्वेशंस आर डिस्कार्डेड, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 65, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 12 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन 72 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 72 900 हो गया, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस 900 हो गया। 2 निकाल दो, 10 ऑब्जर्वेशन बचे तो मीन 65 है, तो उनका प्रोडक्ट करोगे 65 इंटू 10, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो जाएगा 650। तो 900 में अगर 650 घटाओगे तो आ जाएगा 250। 250 क्या हुआ, सम ऑफ द रिमेनिंग डिस्कार्डेड 2 ऑब्जर्वेशन, उनका मीन निकालना है, तो 250 को 2 से डिवाइड करोगे 125 विल बी आंसर, है ना। ये तो सबको पता है कि मीन इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन। तो सम निकालोगे तो यहाँ पर मीन यहाँ पर क्या है और को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ऑब्जर्वेशन मीन 75 है, 75 इंटू 12 और 12, है ना। और 2 ऑब्जर्वेशन डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया, तो 10 बचे, और मीन 65 बचा, तो मीन 65 इंटू 10, ये तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का सम। तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस कितना बना, जो निकाले गए उनका बचा, तो ये आपका 900 माइनस 665 इज इक्वल टू 250 बचा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 125 विल बी द एवरेज ऑफ द मीन ऑफ द डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन निकाले गए, उनका जो डिफरेंस आया वो यहाँ पर 250 है, यानी उनका जो सम है 2 निकाले हुए थे उनका 250 हुआ। पहले 12 का सम इतना हुआ, रिमेनिंग 10 का इतना हुआ, डिफरेंस आया तो जो निकाले गए उनका सम आया, और उनका मीन निकालना है। 2 ऑब्जर्वेशन है 250 डिवाइडेड बाई 2, तो मीन ऑफ द डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन विल बी 125, दैट विल बी द आंसर। तो आप वर्बली कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट करके और इसका प्रोडक्ट करके डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस करके जो आया वो डिस्कार्डेड का सम हो गया, और कितने हैं 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये भी वर्बली हो सकता है, इसलिए हम लोग कर पाए। अब अगला बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कंप्यूटेड एज 10, द ज्योमेट्रिकल मीन ऑब्टेन वन ईच ऑब्जर्वेशन xi इज रिप्लेस बाय 3xi स्क्वायर। ये भी प्रॉपर्टी है, अगर भैया इसका 10 है ज्योमेट्रिकल मीन ऑब्जर्वेशन, अगर उसका पावर 4 करोगे तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, 3 गुना करोगे तो 3 गुना हो जाएगा, तो इसको हम 10 का पावर 4 करके 3 गुना करेंगे तो दिस विल बी आंसर। कितना आसान है, करके देखोगे तो भी वही आएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तभी अप्लाई करोगे। तो कुछ है ना ऑब्जर्वेशन उनका ज्योमेट्रिकल मीन 10 है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम पावर 4 करें तो 10 का पावर 4 हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। और अगर 3 से मल्टीप्लाई 3 गुना हो जाएगा, तो 10 का पावर 4 यानी 4 जीरो इंटू 3 तो 30,000 विल बी आंसर। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड, but later it was found that one observation, the digit in the 10th place is wrongly 10th place regarding add instead of 3। होना था 10वें डिजिट पर नंबर और रिकॉर्ड कर लिया 8, यानी 50 का अंतर हो गया। तो आफ्टर करेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन द एवरेज, तो जो कहेगा 50 डिवाइडेड बाई 15, 50 डिवाइडेड 15 10/3 डिक्रीज हो जाएगा, 10/3 डिक्रीज हो जाएगा। देखिए इस टाइप का हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। यहाँ पर 10 डिजिट में यहाँ पर जो है डिजिट का अंतर हुआ है, जैसे मान लो 87 और 37 होना था 10 डिजिट पर 3, लेकिन 10 डिजिट पर 8 ले लिया गया, बाकी यूनिट डिजिट दोनों का सेम है, तो अंतर यहाँ पे करोगे तो 50 हो गया, 50 का अंतर ये होना पड़ेगा, है ना 10 डिजिट का। अगर यहाँ पर 84 तो 34, तो अंतर ये जो 10 डिजिट पे जो है 8 और 3 का 5 का अंतर है, तो 50 यूनिट डिजिट दोनों का सेम रहे, तो 50 ये ज़्यादा ले लिया गया, तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये 50 का जो मीन आएगा 50 डिवाइडेड बाई 15, तो 50 डिवाइडेड बाई 15 तो कुल मिला करके हो जाएगा 10/3। ये इतना डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि होना था 3 यहाँ पर 37 और ले लिया गया 87,
होना था 34, लिया गया 84, तो 50 बढ़ा लिया गया, तो उतना कम करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके और जितना आया उसको हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर 10/3 से डिक्रीज हो जाएगा। कैलकुलेशन 50 डिवाइडेड बाई 15 ऑब्जर्वेशन है, तो कैलकुलेट करोगे तो 5 से कट ऑफ होगा, तो ये डिक्रीज बाई दिस। इसी टाइप का तो हम लोग एक कर चुके थे, पहला दूसरा क्वेश्चन शुरुआत में, थोड़ा बस वर्डिंग अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब वेरिएशन, डिस्पर्सन, डिविएशन, है ना। तो इस केस में सबको पता है कि जो हम मेजर करते हैं डिस्पर्सन वेरिएशन, वो हम रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो जैसे ऊपर से नीचे जाओगे वैसे ही एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी द मच मोर रिलायबल, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देगा स्टैंडर्ड डिवीजन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर होगा ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन एक्यूरेसी बेटर रहेगी जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो, है ना। ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 70 एंड डी, इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन है इस डायरेक्शन पर। 2 रिएक्शन लाइन्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिएक्शन लाइन ऑफ y ऑन x, y इक्वल टू हो जाएगा दिस बाय दिस, रिएक्शन लाइन x ऑन y, x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, दिस एंड दिस। तो यहाँ पर कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या ये x ऑन y, y ऑन x है? तो ये तभी डिसाइड होगा जब इनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिकल मीन आ रहा होता है, आर की वैल्यू विद इन द लिमिट यानी -1 से 1 के बीच में आए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू 3/4, तो 3/4 आर की वैल्यू आई, तो विद इन द लिमिट, इसलिए बोथ आर करेक्ट, है ना। क्योंकि ये तो आर की वैल्यू अगर विद इन लिमिट आती है बी एक्स ऑन वाई, बी वाई ऑन एक्स, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी √3/4। ये जो आपका रिक्शर लाइन वाई ऑन एक्स है, ये एक्स ऑन वाई है, 3/4 इंटू 3/4 तो हो जाएगा 3/4। तो ये आ गया विद इन द लिमिट लेस देन 1 है ना। तो इस केस में दोनों सही। अगर मोर देन 1 होता तो गलत हो जाते, तो हम इंटरचेंज करते, तो स्वाभाविक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, 2 रिएक्शन लाइन, वो सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेम था। इसमें कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 3/4। यस, 3/4 अभी निकाले थे पिछले क्वेश्चन में। आर की वैल्यू क्या जाएगा, √3/4 इंटू 3/2, 3/4। रिएक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो ये तो ऐसा ही लग रहा है। अब व्हाट मेजर ऑफ एक्स एंड वाई इज क्या है, मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 3 और 4। तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो एक्स जो वैल्यू आती है वो मीन ऑफ एक्स सीरीज होता है, और वाई की वैल्यू मीन ऑफ वाई सीरीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ एक्स सीरीज वाई सीरीज। तो यहाँ पर मीन ऑफ एक्स एंड वाई आर 3 और 4, तो 3 और 4, तो एक्स सीरीज का हम लोग मीन 3 और वाई सीरीज का मीन 4 तभी होगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो 3 डालोगे 9, 9 - 16 और +8, 9 - 16 +8, 0 तो होगा नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। बस पहले नहीं हो रहा है तो दूसरा क्यों होगा। तो पहला ये तो हम पिछले क्वेश्चन निकाल चुके हैं, R = 100 bx and by n x। तो दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस एक्स वाई इज नॉट सेटिस्फाइंग, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है वही एक्स कोऑर्डिनेट विल द मीन ऑफ एक्स सीरीज, वाई कोऑर्डिनेट मीन ऑफ द वाई सीरीज। यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 16 जाएगा, तो माइनस का 7 और प्लस का 8, 0 नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी से बन जा रहा है। व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर कंटेंट इन द इंटरवल दिस। अरे जब लगातार नंबर होंगे तो एपी बनाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 होगा, तो उस केस में दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 15 + 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 79 डिवाइडेड बाई 2, तो 39.5, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 15 + 64 डिवाइडेड बाई 2 = 30, 80 में एक कम है, 29.5 हो जाएगा, 79/2 39.5 वर्बल है। क्योंकि भाई ये जो सीरीज बनेगी ये तो एपी बनेगी, तो एपी जब कोई भी एपी में है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कुछ नहीं, पहला और आखिरी को जोड़ो और जोड़ करके आधा कर दो, हम नहीं ना, तो पता होगा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ नंबर दिस पर x इज ए नेचुरल नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मीन इज ग्रेटर देन मोड, तो ये तो बदल रहा है, x मोड यहाँ पर 2, जैसे आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ऐसे वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ पर वरी करे, वैल्यू चेंज हो रही करके, तो यहाँ पर मोड तो फिक्स हो नहीं पाएगा इस करके। इस केस में मोड अगर x ही मान लो, हाँ x हो जाएगा, क्योंकि x 2 बार आया है, मोड यहाँ पर x हो गया, ठीक है। और मीन जब निकालो इनका सम करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जनरेशन करोगे, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5x डिवाइडेड बाई 5 तो x रहा है, लेकिन उधर आपका बढ़ जाएगा,
तो मीन विल बी ग्रेटर देन मोड, यस, है ना। मीडियन और मीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन का वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो वेरीफाई नहीं करेगा। तो इस केस में देखो मोड यहाँ पर एक्स है, लेकिन मीन सबका सम करके डिवाइड किया तो एक्स प्लस समथिंग आया, जो कि मीन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो मीन इज ग्रेटर देन मोड, मोड एक्स है और मीन यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 करोगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इस केस में कितना 10 3 13 13 2 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 तो 5, एक्स प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5 3। तो यहाँ पर मीन हो जाएगा एक्स प्लस 3, मोड हो गया एक्स, तो स्वाभाविक है मोड बड़ा है। और यहाँ जो मीडियन है इज ग्रेटर देन मीन, तो मीडियन यहाँ पर इस केस में क्या होगा 1 2 3, ये हो गया मीडियन, एक्स प्लस 2 है, और मीन तो एक्स प्लस 3 है ना, तो गलत हो गया। तो दिस द ओनली करेक्ट आंसर। तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो यहाँ पेन का यूज नहीं करना है, वर्बल है क्योंकि सीधा फार्मूला पर बेस्ड है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन ऐसा था बीच में जो रिएक्शन लाइन को लिख करके सॉल्व करना था, वहाँ भी पेन का जरूरत था। मैं समझता हूँ बाकी क्वेश्चन में आप दोबारा इसको देखो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था एक क्वेश्चन छोड़ करके जहाँ पेन का यूज़ करना पड़े। बिल्कुल समझाने के लिए हम लोग पेन यूज़ करते हैं। तो ऐसे आदत डालोगे तो मैं समझता हूँ कि बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए और मन में कैलकुलेशन करने की आदत होना चाहिए। जब आदत डालोगे तो स्वाभाविक औरों को विचार पाओगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।